बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। तो जैसा कि लास्ट वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 अकाउस्टिक के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट किए, वैसे ही इंशाल्लाह आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम चैप्टर नंबर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करें। तो आ जाइए। तो चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6900 Armstrong is used to illuminate two parallel slits on a spin that is 3.3 meter away from the slits. Interference fringes are observed. The distance between the adjacent bright fringes in the center of the pattern is 1.8 centimeter. What is the distance between the slits? जरा इसको हम एक डायग्राम के थ्रू पे ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि हमें क्या डेटा दिया जा रहा है। मान लीजिए कि ये स्लेट 1 S1 और ये स्लेट 2 S2 है। इससे इतने फासले पर हमने एक अदद स्क्रीन प्लेस की है जो कि उससे 3.3 मीटर दूर है। ये स्क्रीन हमने प्लेस की है। ये स्क्रीन इन दो स्लिट से वेव्स निकलकर कुछ यहां पर एक फ्रिंज यहां पर हमें ऑब्जर्व होती है और इस स्लिट के सेंटर से लेकर यहां तक का जो हमें डिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है कितना? वो दिया गया है हमें 1.8 सेंटीमीटर। ये सवाल में लिखा है कि उसके जो सेंटर से लेकर जहां पर फ्रिंज ऑब्जर्व हुई है उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है 1.8 सेंटीमीटर। हमें दोनों स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस पूछा गया है और इस डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डेटा सेट को जरा पहले हम थोड़ा सा सही साइंटिफिक यूनिट्स के अंदर ले आए। तो ये 1.8 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 1.8 एक्सपोनेंट -2 मीटर। और हमें जो वेवलेंथ दी गई है वो दी गई है 6900 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर मीटर में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 6000 एक्सपोनेंट -10 मीटर, क्योंकि आपने याद रखना है, यही लिख दूं रिलेशन याद दिखेंगे कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर और 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वाली वैल्यू मिल गई। इसको मैं अगर थोड़ा सा साइंटिफिक यूनिट्स में लिखूं, यानी एक दफा पॉइंट को यहाँ मूव करा कर लेकर आऊं, तो मैं इसको लिखूंगा 6.9 एक्सपोनेंट -7 मीटर। 3 दफा पॉइंट मूव हो जाएगा, 6.9 एक्सपोनेंट -7 मीटर। तो ये वेवलेंथ दे रखी है। तो बड़ा वाज़ेह है कि इस न्यूमेरिकल का ताल्लुक YDSC के साथ है, यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ है। तो बाय यूजिंग YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम बोलेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर D, ये फॉर्मूला हम, और यहां पर हम साथ में m भी लगाते हैं। m फ्रिंज नंबर होता है क्योंकि एक ही फ्रिंज ऑब्जर्व हो रही है, तो m तो हमारे पास 1 ही होगा। ये हमने YDSC के अंदर ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर रखा है। तो हम बोलेंगे कि जो फ्रिंज की स्पेसिंग हमें दी गई है वो दी गई है 1.8। y फ्रिंज स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमें दी गई है 1.8 एक्सपोनेंट -2। वेवलेंथ जो हमें दी गई है वो दी गई है 6.9 एक्सपोनेंट -7। एल जो हमें दिया गया, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस वो दिया गया है 3.3 और डिवाइडेड हमारे पास डी है। ये वही डी है जो हमने मालूम करना है, ये दो स्लिट्स के दरमियान की स्पेसिंग, यही पूछा गया है ना हमसे सवाल में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डी पूछा गया। तो इस डी की वैल्यू को निकालने के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6.9 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 3.3। ये 6.9 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 3.3, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई, 1.8 एक्सपोनेंट -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो 6.9 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 3.3 डिवाइडेड बाय 1.8 एक्सपोनेंट -2, इट इज 1.265 एक्सपोनेंट -4। 1.265 एक्सपोनेंट -4 मीटर। इतना स्पेस रहेगा दो स्लिट्स के दरमियान में अगर स्क्रीन का डिस्टेंस इतना रहे और फ्रिंज स्पेसिंग इतनी रहे। y मतलब फ्रिंज स्पेसिंग। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा, कर लीजिए इसको भी। जी, तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एडजस्टेड सो दैट द ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन as one of the mirror is moved 25.8 micrometer 92 bright fringes are counted on the screen. What is the wavelength of light that used in the interferometer? अच्छा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि इसके अंदर दो मिरर लगे हुए होते हैं, जिसमें से एक मिरर की पोजीशन फिक्स्ड होती है जबकि दूसरा मिरर मूवेबल होता है, जिस मूवेबल मिरर की पोजीशन को हम सेट करके मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इस सवाल में हमें कह दिया गया कि हमने जो हमारा मिरर 2 था यानी M2 जो था उसको हमने कुछ डिस्टेंस मूव कराया। कितना डिस्टेंस मूव कराया, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से 25.8 म्यूमीटर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 25.8 एक्सपोनेंट -6 मीटर। इतना डिस्टेंस हमने इसको मूव कराया, ठीक। और जो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिली वो मिली 92। नंबर ऑफ फ्रिंजेस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन इंटरफेरोमीटर, कितनी वेवलेंथ थी उस लाइट की जो कि इस्तेमाल की गई थी। तो अगर आप बुक को ऑब्जर्व करेंगे तो बुक के अंदर माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक ही फॉर्मूला लिखा है, विच इज x इज इक्वल्स टू m लैम्डा बाय 2। हमसे क्योंकि लैम्डा पूछा गया है तो 2 को यहां लाकर मल्टीप्लाई कराइए, m को यहां लाकर डिवाइड कराइए, इज इक्वल्स टू लैम्डा। Twice of x is the displacement which is covered by mirror 2, 25.8 exponent minus 6 and m is the spacing which is 92. Then हम इसको करेंगे सॉल्व। हमने कहा 2 मल्टीप्लाई 25.8 exponent minus 6 divided by 92, it is 5.60 exponent minus 7, 5.60 exponent minus 7 मीटर। अगर मैं पॉइंट को 2 दफा मूव कराऊं, यानी कि मैं 1-2 पॉइंट को वहां ले जाऊं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 560 एक्सपोनेंट, क्योंकि 2 दफा मूव कराया तो ये -2 यहां पर आकर करा लूं, तो -7 -2 बिकेम -9 मीटर। ऐसा ही होगा ना कि जब पॉइंट को 2 दफा इधर मूव कराया तो ये -2 और उठ जाएगा, -7 -2 बिकेम -9। देन लैम्डा इज इक्वल्स टू 560 नैनोमीटर। बुक में क्योंकि आंसर ऐसा लिखा है। तो इतनी वेवलेंथ की वो लाइट थी जिसको हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर से पास कराया, और जो मिरर 2 की एडजस्टमेंट में हमने उसको मूव कराया था वो इतना था। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इतनी थी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंजेस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू m लैम्डा बाय 2, रीअरेंज किया और वैल्यू हमें मिल गई 560 नैनोमीटर। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकली समझ में आ रहा होगा, कर लीजिए इसको। जी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन अ सेक्शन 13.4 वी स्टडीड इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, why must the thin be why must the film be thin? Why don't we see the interference effect when looking through the window or at a poster covered by a plate of a glass even if the glass is optically flat? क्या मतलब है? कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए ये जरूरी क्यों है कि हमारे पास जिस फिल्म के अंदर, यानी चाहे अब वो कोई ग्लास की प्लेट हो या कोई एयर का वॉल्यूम हो, उसकी थिकनेस जो है वो कम क्यों रहनी चाहिए, यानी उसका थिन होना क्यों जरूरी है? अगर वो थिक होगा तो फिर हमें फ्रिंजेस नजर क्यों नहीं आती? जैसे अगर हम एक कोई मोटी सी ग्लास की प्लेट ले लें और उसके अंदर अगर हम फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो वहां हमें नजर क्यों नहीं आती? तो उसका जवाब है दैट द थिकनेस ऑफ अ फिल्म इज मस्ट बी कंपेरेबल टू द wavelength. The thickness of the film is must be comparable to the wavelength. अगर वेवलेंथ के कंपैरिजन में थिकनेस बहुत ज्यादा रहेगी तो फ्रिंजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके वॉश्ड आउट हो जाएंगी, यानी हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन वेवलेंथ के कंपैरेबली अगर थिकनेस जो है फिल्म की वो कम रहेगी तो हमें बाकायदा फ्रिंजेस बनती हुई नजर आएंगी, जैसे कि हमें न्यूटन रिंग्स के नजर भी आती हैं। तो हम कहेंगे टू ऑब्टेन फ्रिंजेस it is compulsory that
thickness is must be comparable to wavelength. If the film is thicker than wavelength, then fringes overlap and washed out. कि अगर थिकनेस जो है वो वेवलेंथ के मुकाबले में बहुत ज्यादा रहेगी फिल्म की, तो फ्रिंजेस ओवरलैप करेंगी और खत्म हो जाएंगी, जो कि हमें नजर नहीं आएंगी। इसलिए फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए इट इज कंपलसरी कि जो थिकनेस रहे किसी भी फिल्म की वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ रहे। होपफुली आपको इसका भी जवाब समझ में आ रहा होगा, कर लीजिए इसे भी। चलें जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। डिटरमाइन द चेंज इन एयर थिकनेस बिटवीन द थर्ड एंड द सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज 5 मीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज। देखिए हमें पता है कि न्यूटन रिंग्स के अंदर जो हमें फ्रिंजेस ऑब्टेन होते हैं वो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अपर सरफेस की रिफ्लेक्शन और बॉटम सरफेस की रिफ्लेक्शन से जो वेव्स इंटरफेयर करती हैं उनसे हमें फ्रिंजेस ऑब्टेन होते हैं। तो हमें कह रहे हैं कि इस न्यूटन रिंग्स के अंदर जो वेवलेंथ है लाइट की वो है 400 नैनोमीटर। डिटरमाइन द चेंज इन द एयर थिकनेस, हमने एयर थिकनेस के अंदर चेंज मालूम करना है, कितना होगा between the third and the sixth bright fringe if the radius of the curved surface, अगर radius of the curved surface is 5 मीटर। दो तरीके के रेडियस होते हैं ना, एक रेडियस ऑफ अ कर्व सरफेस और एक रेडियस ऑफ अ फ्रिंज। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हमें डिफरेंस मालूम करना है थर्ड और सिक्स्थ के दरमियान में, तो हमने बताना है थिकनेस ऑफ अ सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज माइनस थिकनेस ऑफ अ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। इसी को हम चेंज इन थिकनेस कह रहे हैं, यही हमने मालूम करना है। तो न्यूटन रिंग्स की डेरिवेशन के अंदर ही थिकनेस का फॉर्मूला फॉर अ ब्राइट फ्रिंज हमने लिखा था 2t इज इक्वल्स टू n माइनस 1/2 इंटू लेमडा। ये रिलेशन हमने लिखा था। अगर मैं इस ये n फ्रिंज का काउंट है, जैसे अगर मैं थर्ड फ्रिंज की बात करूंगा तो n मैं यहां पर 3 रखूंगा। तो जैसे अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो बोलूंगा ये 2n माइनस 1/2 लेमडा, और इस 2 को मैं वहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 बाय ये 2 2 4 इंटू लेमडा। और मैं थिकनेस 3 की बात करूं, थर्ड की थिकनेस कितनी होगी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस कितनी होगी, तो बोलूंगा n की जगह यहाँ 3 आ जाएगा माइनस 1/4, और वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर की है। अच्छा, मैं इसको नैनोमीटर से कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बुक ने जो आंसर लिखा है ना वो नैनोमीटर के अंदर लिखा है चेंज इन थिकनेस, तो हम इसको नैनोमीटर में ही छोड़ देते हैं। देन हम बोलेंगे 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 400। देन 400 5 जा, यानी इसको आप कर लें 100, तो 100 5 जा ये हो जाएगा 500 नैनोमीटर। ये हमारे पास थर्ड ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस निकल के आ गई। ये रिलेशन ड्राइव कर रखा है हम। इसी तरीके से T6 निकालें तो T6 के लिए रिलेशन क्या होगा, 2n माइनस 1/4 लेमडा। तो हम T6 के लिए n के बजाय 6 रखेंगे, माइनस 1/4 इंटू लेमडा रखेंगे हम, कितना था 400 नैनोमीटर। तो हम बोलेंगे T6 इज इक्वल्स टू 2 6 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 1 या डायरेक्ट 11 लिख दें by 4 into 400, then 4 1 जा 4 100 जा, then 11 into 100 became 1100 नैनोमीटर। तो जो सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस आ रही है वो 1100 नैनोमीटर आ रही है, और जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज की आ रही है वो 500 आ रही है।
और हमसे पूछा गया है चेंज इन थिकनेस बताएं, तो मैंने आपको बताया चेंज इन थिकनेस कैसे निकलेगी। सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस माइनस थर्ड ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस। सिक्स्थ की है हमारे पास 1100 और इसकी है 500। देन चेंज इन थिकनेस जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 600 नैनोमीटर का। इतनी थिकनेस का डिफरेंस रहेगा सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज और थर्ड ब्राइट फ्रिंज के दरमियान में। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, कर लीजिए जी। तो इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। इसके बी पार्ट में हमसे रेडियस जो पूछा गया, ये जरा उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने न्यूटन रिंग्स के अंदर ही फॉर्मूला बनाया था रूट ऑफ r टाइम्स n माइनस 1/2 लैम्डा, रेडियस का फॉर्मूला। और अभी मैंने आपको बताया दैट ट्वाइस ऑफ थिकनेस इज इक्वल्स टू n माइनस 1/2 लैम्डा। तो n माइनस 1/2 लैम्डा तो ट्वाइस ऑफ थिकनेस के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि हम n माइनस, ये भी हमने थिकनेस का फॉर्मूला सारा इसी से कैलकुलेट किया, तो हम ये करते हैं कि हम n माइनस 1/2 लैम्डा के बजाय ट्वाइस ऑफ r रख देते हैं, सॉरी ट्वाइस ऑफ t लिख देते हैं। तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला बनेगा 2rt। जब क्योंकि आपने रेडियस निकालना है थर्ड ब्राइट फ्रिंज का, तो r3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस कितना रहेगा, वही 5 मीटर का, कर्व का रेडियस तो सेम रहेगा। थिकनेस कितनी रहेगी जो हमने निकाली थी 500 नैनोमीटर की। थिकनेस कितनी रहेगी 500 नैनोमीटर की। तो हम कहते हैं कि कैलकुलेट कर लिया जाए कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, लेट्स कैलकुलेट, क्योंकि ये 500 एक्सपोनेंट माइनस 9 था। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। R3 जो हमारी थर्ड ब्राइट फ्रिंज थी उसका रेडियस हमें 500 ऑब्टेन हुआ था, तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। लेट्स चेक, द वैल्यू इज 500 मल्टीप्लाई बाय 5 देन मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज इक्वल्स टू 5000। 5000 एक्सपोनेंट माइनस 9, और इसको मैं लिख सकता हूं 500 एक्सपोनेंट। अगर मैं पॉइंट को एक दफा ऐसे और बढ़ाता हूं तो दिस वैल्यू बिकेम, ये 5000 है ना, अगर मैं पॉइंट को एक दफा आगे बढ़ाता हूं तो ये 50000 हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस का 10। और फिर मैं R3 निकालूं तो रूट ऑफ 50000 बिकेम कितना 223.6। और ये जब 10 है तो इसको आप लिखेंगे एक्सपोनेंट -5 जब ये रूट से बाहर आएगा। और जो बुक आंसर लिख रही है वो लिख रही है कितना, बुक लिख रही है इसका आंसर, चेक कर लेते हैं। तो बुक लिख रही है इसका आंसर 2.236। ठीक है जी, क्योंकि देखें और उन्होंने लिखा है मिलीमीटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम बोलेंगे R3 इज इक्वल्स टू, इस वक्त आंसर है 223.6 एक्सपोनेंट माइनस 5। अगर मैं पॉइंट को दो दफा इधर मूव कराता हूं तो ये हो जाएगा 2.236 एक्सपोनेंट, ये -5 था, आप 2 इधर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा -3, एंड R3 इज इक्वल्स टू 2.236 मिलीमीटर। तो बुक ने भी रेडियस कितना लिखा है 2.236 मिलीमीटर। देखें ये रिलेशन है। अगर मुझे वेवलेंथ के थ्रू और मुझे बताओ कि मैं कौन सी फ्रिंज के रेडियस निकाल रहा हूं, तो है रिलेशन R इज इक्वल टू रूट ऑफ R n माइनस 1/2 लैम्डा। ये आपकी बुक में मौजूद है न्यूटन रिंग्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो हमने बोला था कि जो थिकनेस है n माइनस 1/2 लैम्डा, ये 2t के बराबर होती है, तो यहां हमने 2t रख दिया, फॉर्मूला बना 2r। R जो एक्चुअल कर्व का रेडियस दिया गया तो 5 मीटर दिया गया था, वो रखा। थिकनेस हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने पीछे निकाली थी 500 नैनोमीटर, वो रखी, और आंसर में मिल गया 2.236 मिलीमीटर। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। इसके दोनों पार्ट कर लीजिए इसको। चलें जी, आइए अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं अ सोप फिल्म हैज एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n इक्वल्स टू 1.50। द फिल्म इज viewed in reflected light at a spot where the film thickness is 910.09 nanometer.
Which wavelength are missing in the reflected light? बाज़ औक़ात अगर हम ऐसा ऑब्जर्व करें कि हमारे पास कोई एक एयर बबल हो, एक एयर बबल से मुराद कि आप सोप, जब हम सर्फ को पानी के अंदर मिला दें और उसके झाग बने और एक एयर बबल क्रिएट हो और उसके अंदर से हम लाइट पास करें तो हमें कुछ प्रिज्म से पास होती हुई लाइट का जैसा बिहेवियर देखने को मिलता है। यानी कि हमें वहां पर वो ही सारे कलर मिलते हैं जो कि रेनबो के हैं। उसके अंदर जो लाइट रिफ्लेक्ट कर आ रही होती है उसके अंदर कुछ लाइट का विजिबल रीजन रहता है और कुछ लाइट का इनविजिबल रीजन रहता है। यहां पर इस सवाल के अंदर हमसे रिफ्लेक्टेड लाइट में विजिबल रीजन के बारे में बताया जा रहा है या विजिबल रीजन के बारे में पूछा जा रहा है कि एट अ स्पॉट वेयर द थिकनेस इज, जहां पर थिकनेस 910 है, विच वेवलेंथ आर मिसिंग इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसमें कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है। अब समझने वाली बात यह है कि कौन सी वेवलेंथ मिसिंग होंगी। मिसिंग वो वाली वेवलेंथ होंगी जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्रिएट हो रही होंगी, यानी वो लाइट जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रिफ्लेक्ट होकर आई होगी वो गायब हो जाएगी और अपीयर वही होगी जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आई होगी। उसके लिए सबसे पहले आप ये याद रखें कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर तक की है। 400 से लेकर 700 तक की नैनोमीटर तक की, यानी इसके बीच में ही आपकी विजिबल लाइट रहने वाली है, रिफ्लेक्टेड लाइट रहने वाली है। अब इसमें अपेयर वो हो जाएंगे जो कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके हुए होंगे और गायब वो हो जाएंगे जो कि डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके हुए होंगे। तो अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला लगाऊं जो कि हमने थ्योरी के अंदर बनाया था वो था 2nt इज इक्वल्स टू एम लेमडा। एयर फ्लेम्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, थिकनेस फ्रॉम एयर फ्लेम, इंटरफेरेंस फ्रॉम एयर फ्लेम, उसके अंदर हमने फॉर्मूला बनाया था। वहां पर अगर मैं इसकी बात करूं कि मेरे पास क्योंकि मुझे मालूम करना है विच वेवलेंथ रिमेन्स मिसिंग, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास थिकनेस हमें कितनी दे दी गई है। ये चाहिए याद रखिएगा, ये n यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है तो n आएगा 1.50। थिकनेस आएगी कितनी 910.0। m हमें पता नहीं और लैम्डा हमें पता है, और सॉरी लैम्डा हमसे पूछा गया है। हमसे ये तो पूछा जा रहा है कि कौन सी वेवलेंथ इसमें मिस हो रखी है। ये m यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके डिवाइड 2 into 1.50 into 910 अपॉन m इज इक्वल टू लैम्डा। अब जरा हम इनको मल्टीप्लाई कराएं तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 910 इट इज 2730। लैम्डा इज इक्वल टू 2730 अपॉन m। इंटरफेरेंस फ्रॉम अ थिन फिल्म के लिए जो ये वाला फॉर्मूला था ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था। आप अगर अपनी बुक में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखें, इंटरफेरेंस फ्रॉम अ थिन फिल्म में, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा 2nt इज इक्वल टू m लैम्डा। हम बोलेंगे n क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो दे दिया गया 1.50। थिकनेस दे दी गई 910 नैनोमीटर। अभी हमने इसको नैनोमीटर से कन्वर्ट नहीं किया, आगे कर लेंगे। m हमने यहाँ डिवाइड में रख दिया, m की वैल्यू हमें नहीं पता। ये m वही है कि जिसके ऊपर कुछ वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी, कुछ वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी। अब मैं बोलता हूँ m की वैल्यू क्या हो सकती है, तो m की वैल्यू तो एक रेंज में एक्सिस्ट करती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इनमें से कुछ वेव्स ऐसी होंगी जो कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होंगी तो वो विजिबल रीजन में रहेंगी, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कुछ कर रही होंगी तो वो भी विजिबल रीजन में, लेकिन क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो वो गायब हो जाएंगी, वो हमें नजर नहीं आएंगी। तो लेट्स से कि मैं कहता हूं, देखो अगर मैं m की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 से डिवाइड करके तो वैल्यू मुझे यही मिलेगी। मेरे पास विजिबल रीजन जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 400 से लेकर 700 के दरमियान में। इसके दरमियान में जितनी वेवलेंथ आ रही हैं अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस में, तो वो वाली वेव्स गायब हो जाएंगी, यानी कि उनको अपेयर होना चाहिए था, लेकिन वो अपेयर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ये फॉर्मूला किसका है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है। ये रिलेशन किससे बनाया है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनाया। विजिबल रीजन में उनको होना चाहिए लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो गायब हो जाएंगी। तो अगर मैं 2 भी रखता हूं तो 2700 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर कुछ 1200-1300 के करीब मिलेगा, तो वो भी इसके बीच में नहीं आएगा। अगर 3 भी रखता हूं तो 3 रखने का आंसर ही मुझे 900 मिलेगा, इसके बीच में नहीं आएगा। ऐसे ही आएगा ना, 27 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 900 समथिंग आपको आंसर मिलेगा। ये तो वैल्यू 2700 से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं 4 रखता हूं, लेट m इज इक्वल टू 4,
इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2730 अपॉन 4 चलें जी, अब इसी सवाल का बी पार्ट, इसके बी पार्ट के अंदर क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं विच वेवलेंथ इज स्ट्रॉन्गर इन विजिबल लाइट। पहले हमसे पूछा गया था कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है, तो हमने डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने वाली सारी वेवलेंथ निकाली थी। अब हमसे पूछ रहे हैं कौन सी वेवलेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हम वो निकालेंगे जो कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आप इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म के अंदर जाके देखें तो 2nt इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूं कि 2nt इज इक्वल टू 2m प्लस 1/2 लैम्डा, और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 2 4 एंड टी अपॉन 2m प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। कैसे लिख सकते हैं, और फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं लैम्डा 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50, थिकनेस है 910 अपॉन 2m प्लस 1, देन लैम्डा इज इक्वल टू, जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 4 multiply by 1.50 multiply by 910, it is 5460 अपॉन 2m प्लस 1, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसिंग कंडीशन बन गई। अब आप खुद ये देखेंगे कि मुझे फिर विजिबल लाइट है, तो मुझे पता है रेंज तो वही है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, इसी के बीच में जो वेवलेंथ आएगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव में वो मिस हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव में वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रांगली अपेयर हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ 2 + 1 बिकेम 3 और 5460 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ,
तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो तकरीबन अगर हम देख लें तो 1 और इसको दे देंगे 4 और 49 समथिंग में मिल रहा होगा। ठीक, यानी 1 4 करके समथिंग मिल रहा होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो 700 के दरमियान में, 400 से लेकर 700 के दरमियान में चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, 2 प्लस 1 5, अगर मैं डिवाइड करता हूँ आंसर डिवाइडेड बाय 5, तो 5 पे मिल रहा है 1092, वो भी नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ 5460। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ, 2 3 6 प्लस 1 7 अपॉन 7 करूं तो इट इज 780, तो वो भी नहीं आएगा। और अगर मैं 4 रखता हूं तो 5460 डिवाइडेड बाय 2 4 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 9 करता हूं तो इट इज 606.66, जो कि इस रेंज में आ जाएगा। तो कि पहली जो, या आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, पहली जो एम की वैल्यू मुझे रखनी चाहिए वो 4 रखनी चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5460 upon 2 into 4 plus 1, which is 5460 upon 9 equals to 606.66। यहाँ लिख दो नीचे 606.66 नैनोमीटर, क्योंकि देख लें ये 606 400 से 700 के बीच में है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। हमने पहले रखा 4, अब हम रखते हैं 5। लेट m इज इक्वल्स टू 5, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5460 upon 2 into 5 plus 1, यानी lambda is equals to 5460, 10 plus 1 11, 5460 divided by 11, it is 496.36, 496.36 nanometer। 5460 डिवाइड बाय 11, और फिर अगर मैं रखता हूं इसमें 6, तो लेट m is equals to 6, तो बोलूंगा लेमडा इज इक्वल्स टू 5460 अपॉन, कुछ हमने गलती तो नहीं की, अपॉन 11 किया है हमने, हाँ जी अपॉन 11 किया, अपॉन, तो ये हो जाएगा 2 6 12 प्लस 1 13, यानी 5460 अपॉन 13। लेमडा कितना मिलेगा, हमें मिल रहा है 5640, इट इज 5640 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू 433.84, 433.84। अब क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ गया है, यानी कि दो दो बढ़ाते जाओ। पहले कितने थे, पहले 11 हुआ था, बल्कि 1 मिनट पहले 9 हुआ था, फिर 11 हुआ था, 13 हुआ था, अगला 15 होगा। 15 वैसे डिवाइड करके देख लो, 5460 डिवाइडेड बाय 15, इट इज 364, जो कि इस रेंज के अंदर नहीं आएगा। यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो है हमारे पास ये 606.66, 606.66 नैनोमीटर, 496.36 नैनोमीटर और 433.84 नैनोमीटर। ये 3 जो रहेंगी ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेंगी, जबकि कंपैरेटिवली जो हमने लास्ट कैलकुलेट करी वो थी वो वेवलेंथ जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से खत्म हो जाया करती। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूरा समझ में आया होगा, कर लीजिए इसको। चलें जी, आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, बुक के अंदर जो इसकी सीक्वेंस लिखी हुई है वो थोड़ी सी आउट लिखी हुई है, तो हम बुक की ही सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, और बुक की सीक्वेंस को फॉलो करने से मुराद, बुक ने इसको क्वेश्चन नंबर 12 लिखा था, हम भी क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहे हैं। और बुक में कुछ इसके बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जिसको हम थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.02 मिलीमीटर इज व्यूड ऑन अ स्क्रीन। If the screen is 1.2 meter from the slit and a light of wavelength 430 nanometer is used, what is the width of central maximum? देखिए इसके इसको ऐसा समझें कि हमारे पास एक स्लिट है जिसके दरमियान की स्पेसिंग हमें दी गई है 0.02 मिलीमीटर, और एक स्क्रीन लगाई गई है कि जिसके दरमियान का डिस्टेंस है 1.2 मीटर। ये सवाल में लिख दिया गया है। कह रहे हैं एक वेव यहां पे इस तरीके से ऑब्टेन हुई होगी, तो आप हमें सेंट्रल मैक्सिमम समझ लीजिए पीक वैल्यू होगी एक वेव की, पीक से लेकर ये वाली वेव, ये वेव हमें बता दीजिए। हमें सवाल में वेवलेंथ दे दी गई है कितनी, 430 नैनोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 430 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर नैनोमीटर, और इसको लिख देंगे मीटर में। और ए हमें जो विड्थ दी गई थी स्लिट की वो दी गई थी 0.02 मिलीमीटर, ऐसा ही है ना।
0.02 मिलीमीटर। तो मैं पॉइंट को यहां 2 दफा मूव कराऊं तो ये -2 और मिली हटाने के लिए -3 दबाऊंगा तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 2x -5 मीटर। दोनों स्लिट और स्क्रीन के दरमियान की स्पेसिंग है 1.2 मीटर और मुझसे विड्थ पूछी गई है। ठीक, क्या चेक करें डेटा सेट यही है हमारे पास कि हमें विड्थ दी गई है 0.02 मिलीमीटर, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया गया 1.2 मीटर और वेवलेंथ दी गई है 430 मिलीमीटर। ठीक, तो याद रखें सेंट्रल मैक्सिमम का जो स्पेसिंग के साथ रिलेशन है वो है 2 लैम्डा डी बाय ए। जब भी आपने सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ निकालनी हो तो रिलेशन है 2 लैम्डा डी बाय ए। तो लैम्डा जो है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास है 430 एक्सपोनेंट -9, स्पेसिंग है 1.2 और ए है 2 एक्सपोनेंट -5, ऐसा ही है ना, यही सारी वैल्यूज। सेंट्रल मैक्सिमम से उनकी विड्थ पूछी गई थी, यहां मैं लिख ही देता हूं सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया है, तो उसका रिलेशन होता है सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाय ए। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। हमने करना है 2 मल्टीप्लाई बाय हमने करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 430 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 2 मल्टीप्लाई बाय 430 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इक्वल्स टू एंड डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -5 और वैल्यू हमें मिल रही है 5.16 एक्सपोनेंट -2 मीटर। हमने इसको कैलकुलेट किया सारी वैल्यूज को एक साथ कैलकुलेटर में पुट करके, तो हमें सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ मिल रही है 5.16 एक्सपोनेंट -2 मीटर। और अगर इसको मैं सेंटीमीटर में लेकर जाना चाहूँ, क्योंकि बुक में जो आंसर लिखा है वो सेंटीमीटर में लिखा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 एक्सपोनेंट 2 से। 100 से मल्टीप्लाई कराती है ना इसको मीटर से सेंटीमीटर में लेके जाने के लिए, तो मैंने 10 टू द पावर 2 से करा दिया, तो मैं इसको लिखूंगा 5.16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बेसिस सेम पावर है 2 - 2 बिकेम 0, बचेगा कितना 5.16। और बुक आंसर क्या लिख रही है, बुक आंसर लिख रही है इसका क्वेश्चन 12 का 5.16 सेंटीमीटर। तो होपफुली आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी सवाल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में हमें बता दीजिए, नंबर मौजूद है उसको बता दीजिए। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कर लीजिए इसको। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम यहीं तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके लास्ट क्वेश्चन तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप इनको करते रहिए और कोई भी मसला आए तो हमें जरूर बताएं। पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।